नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनाम उल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों पर। लोकसभा में हंगामा। वजीर दाखिला अमित शाह ने वजीर आजम, वज़राए आला, वज़रा की मुअत्तली से मुतल्लिक 3 बिल पेश किए। शदीद हंगामे के बीच आईनी तरमीमी बिल पार्लिमानी मुश्तरका कमेटी को भेज दिया गया। अपोजिशन का सख्त एहतजाज। गैर बीजेपी वज़राए आला को हटाने का नया तरीका। राम गोपाल यादव का हुकूमत पर इल्जाम। बीजेपी ने बिल को तारीखी जरूरत करार दिया। जमहूरियत का कत्ल। मोदी हुकूमत पर अपोजिशन का सख्त हमला। ज़ेर इल्तिवा बिलों ने सियासी माहौल को गरमा दिया। रियल मनी गेमिंग पर पाबंदी से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और नशरियाती इदारों को सालाना 2000 करोड़ रुपए का नुकसान। सन्नत में तशवीश की लहर। नैब सदारती इंतखाब। एदाद शुमार से आगे बढ़कर तमिल और तेलुगु की कश्मकश, मगर पस मंजर में बिहार का सियासी किरदार नुमाया। किसान लीडर किशोर तिवारी ने नितिन गडकरी को वजीर आजम बनाने का मुतालबा दोहरा दिया। महाराष्ट्र की सियासत में नई गर्मी। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने नैब सदारती इंतखाब के लिए नामजदगी दाखिल की। सियासी गलियारों में सरगर्मियां तेज। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता पर अवामी समात के दौरान हमला। मुलजिम गिरफ्तार। महकमा सयाहत कश्मीर में करोड़ों का मालियाती घोटाला। एसीबी ने एफआईआर दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। रियासती दर्जे की बहाली के बजाय वज़राए आला वज़रा पर शिकंजा कसा जा रहा है। तारिक हमीद कर्रा का बयान। और किश्तवाड़ में बादल फटने का अलमनाक सान्या के बाद लापता अफराद की तलाश 7वें रोज भी जारी। लोकसभा में बुध को उस वक्त जबरदस्त हंगामा आराई देखने को मिली जब मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने 3 अहम बिल ऐवान में पेश किए। इन बिलों में यह तजवीज रखी गई है कि अगर वजीर आजम, वज़राए आला या कोई भी वजीर किसी संगीन फौजदारी मुकदमे में गिरफ्तार होकर मुसलसल 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो उसे 31वें दिन अपने ओहदे से हटना होगा। बिल पेश होते ही हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने सख्त एहतजाज शुरू कर दिया। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस के मनीष तिवारी और केसी वेणुगोपाल समेत कई लीडरान ने इस कानून को आईन और विफाकी ढांचे के खिलाफ करार दिया। ऐवान में शोर शराबा बढ़ने पर कई अराकीन ने बिल की कापियां फाड़कर वजीर दाखिला के सामने फेंक दिए। अमित शाह ने वजाहत करते हुए कहा कि ये बिल जल्दबाजी में नहीं लाए गए हैं, बल्कि उन्हें मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के पास भेजा गया जहां सभी जमातों के नुमाइंदे अपनी राय दे सकेंगे। उन्होंने कहा, हम इतने बेशरम नहीं हो सकते कि संगीन इल्जामात के बावजूद आईनी ओहदों पर फायज रहें। बहस के दौरान कांग्रेस के वेणुगोपाल ने शाह पर पुराना सवाल उठाते हुए कहा कि जब वो गुजरात के वजीर दाखिला थे तो उनकी गिरफ्तारी पर क्या अखलाकियात लागू नहीं होती। इस पर शाह ने जवाब दिया कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले ही इस्तीफा दिया था और अदालत से बरी होने के बाद ही दोबारा हुकूमत में शामिल हुए। लोकसभा में आज उस वक्त जबरदस्त शोर शराबा हुआ जब मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने 3 अहम बिल पेश किए, जिनमें वजीर आजम, वज़राए आला और वज़रा को संगीन फौजदारी मुकदमात में गिरफ्तार होकर 30 रोज तक हिरासत में रहने की सूरत में ओहदे से हटाने की शिक शामिल है। इन बिलों को शदीद मुखालफत के बावजूद मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को भेज दिया गया है। कार्रवाई के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ के अराकीन ने बिल की कापियां फाड़कर अमित शाह की तरफ उछाली और नारेबाजी की। स्पीकर ओम बिरला ने अपोजिशन के रवैये पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ऐवान की अजमत को गिराना दुरुस्त नहीं, अवाम सब देख रहे हैं। हंगामा के बाद कार्रवाई पहले सहपहर 3 बजे और बाद अज़ां 5 बजे तक मुलतवी की गई। अमित शाह ने आईन 130वें तरमीम बिल 2025, हुकूमत मरकज के ज़ेर इंतजाम खित्ता जात तरमीमी बिल 2025 और जम्मू कश्मीर तंजीम नौ तरमीमी बिल 2025 ऐवान में पेश किए। इन बिलों को स्पीकर की तजवीज पर 21 अरकान लोकसभा और 10 अरकान राज्यसभा पर मुश्तमिल मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के पास भेज दिया गया। जम्मू कश्मीर तंजीम नौ तरमीमी बिल में खासतौर पर दफा 54 में तरमीम का इल्तिजाम रखा गया है ताकि किसी वजीर आला या वजीर की गिरफ्तारी या संगीन इल्जामात में मुसलसल हिरासत की सूरत में उनके ओहदे से हटाने का कानूनी फ्रेमवर्क फराहम किया जा सके। एआईएमएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की भरपूर मुखालफत करते हुए कहा कि यह बिल इख्तियारात की अलहदगी के उसूल को पामाल करता है।
عوام کے حق کے انتخاب کو نقصان پہنچاتا ہے اور ایگزیکٹو ایجنسیوں کو جج اور جلاد بننے کا راستہ کھول دیتا ہے۔ یہ محض شبہات اور کمزور الزامات کی بنیاد پر حکومتوں کو گرانے کا ہتھیار بن سکتا ہے۔ جموں کشمیر تنظیم نو ترمیمی بل 2025 اور آئینی ترمیمی بل پر سیاسی تنازع مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سینئر رکن پارلیمان رام گوپال یادو نے مرکز پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ بل دراصل ان ریاستوں کی منتخب حکومتوں کو غیر مستحکم کرنے کا ہتھیار ہے جہاں بی جے پی کی حکومت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حکومت کے دور میں الزامات گھڑنا کوئی مشکل بات نہیں رہی، جھوٹے اور سنگین مقدمات بنا کر لوگوں کو جیل بھیجا جا رہا ہے۔ اب یہ بل غیر بی جے پی وزرائے اعلیٰ اور وزراء کو ہٹانے کا ایک اور طریقہ ہے۔ جمہوری اصول اور روایات کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ جو لوگ آج اس قانون کو لا رہے ہیں انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اقتدار ہمیشہ نہیں رہتا، ایک دن وہ خود بھی اس کا شکار ہوں گے۔ یادو نے مزید کہا کہ عوامی مینڈیٹ کے خلاف اس طرح کے اقدامات جمہوریت پر کاری ضرب ہے اور اس سے ملک میں سیاسی انتقام کی فضا کو مزید تقویت ملے گی۔ دوسری طرف بی جے پی کے لیڈر بورا نرسیہا گوڈ نے اس اقدام کو ایک تاریخی ضرورت قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ بل برسوں سے زیر التوا تھا اور اس کی منظوری سے سیاست میں شفافیت آئے گی۔ ان کے مطابق آج ہر ووٹر یہ سمجھتا ہے کہ سیاستدان بدعنوان ہے، لیکن وزیر اعظم نریندر مودی اور این ڈی اے حکومت کی وجہ سے سیاست میں اخلاقی بھروسہ واپس لوٹ رہا ہے۔ یہ بل پورے ملک کے عوام کی امیدوں کے مطابق ہے اور صرف بدعنوان اتحاد اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ کانگریس کے جنرل سیکریٹری کے سی وینو گوپال نے مرکزی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی حکومت جمہوری اصولوں کو شدید نقصان پہنچا رہی ہے۔ ان کا یہ بیان اس وقت آیا جب ایسی اطلاعات سامنے آئی کہ حکومت ایسے بل متعارف کرانے کی تیاری کر رہی ہے جن کے تحت اگر وزیر اعظم یا کوئی وزیر اعلیٰ 30 دن سے زیادہ حراست میں رہتا ہے تو اسے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ وینو گوپال نے اسے جمہوریت کا قتل قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات کے ذریعے آئینی اداروں کو کمزور کیا جا رہا ہے اور منتخب نمائندوں کے اختیارات پر براہ راست حملہ کیا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق یہ نہ صرف وفاقی ڈھانچے کے خلاف ہے بلکہ ملک کے سیاسی توازن کو بھی شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ادھر سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اگر یہ بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا ہے تو یہ ملک کی جمہوریت کے ڈھانچے میں بنیادی تبدیلی کا باعث بنے گا۔ ناقدین کا ماننا ہے کہ ایسا قدم حزب اختلاف کو نشانہ بنانے کا ایک اعلیٰ کار ثابت ہوگا، جبکہ حکومت کی دلیل یہ ہو سکتی ہے کہ ایسے قوانین بدعنوانی یا مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث عوامی نمائندوں کے خلاف احتساب کا ذریعہ بنیں گے۔ فی الحال یہ معاملہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ایک بڑے سیاسی تصادم کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ حکومت کی جانب سے ریئل منی گیمنگ پر عائد کی گئی پابندی نے جہاں گیمنگ انڈسٹری میں ہلچل مچا دی ہے، وہیں او ٹی ٹی پلیٹ فارمز اور نشریاتی اداروں کے لیے بھی یہ فیصلہ بڑا دھچکا ثابت ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس اقدام کے بعد ان کمپنیوں کو سالانہ 2000 کروڑ روپے سے زیادہ کے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا جو اب تک گیمنگ کمپنیوں کے اشتہارات سے حاصل ہوتا تھا۔ رپورٹس کے مطابق ریئل منی گیمنگ ایپس پر گزشتہ چند برسوں میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری ہوئی اور ان کا تشہیری بجٹ بھی او ٹی ٹی پلیٹ فارمز اور بڑے نشریاتی چینلز کی آمدنی کا اہم حصہ بن چکا تھا۔ کرکٹ سمیت دیگر کھیلوں کے بڑے مقابلوں میں یہی کمپنیاں بڑے سپانسرز کے طور پر ابھری تھی۔ تاہم پابندی کے بعد اشتہارات کا یہ ذریعہ بند ہونے سے تفریحی صنعت پر مالی دباؤ بڑھنے کا خدشہ ہے۔ انڈسٹری ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ گیمنگ کمپنیاں نہ صرف نشریاتی اداروں بلکہ سپورٹس لیگز اور ڈیجیٹل مواد تیار کرنے والوں کے لیے بھی بڑی سرمایہ کاری ہے۔ اگر یہ سلسلہ بند ہو گیا تو تفریح اور کھیلوں کی دنیا میں مالی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب او ٹی ٹی پلیٹ فارمز پہلے ہی سخت مقابلے اور صارفین کی بڑھتی ہوئی توقعات سے دو چار ہیں۔ ایسے میں آمدنی کا یہ بڑا ذریعہ ختم ہونا ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ کاروباری تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ پابندی کا اثر صرف کمپنیوں تک محدود نہیں رہے گا بلکہ بالواسطہ طور پر روزگار اور اشتہارات کی دنیا میں بھی نمایاں گراوٹ آئے گی۔ ملک میں ہونے والے نائب صدارتی انتخاب نے محض نمبروں کے کھیل سے آگے بڑھ کر ایک منفرد سیاسی رخ اختیار کر دیا ہے۔ یہ مقابلہ اب تامل اور تیلگو خطے کی نمائندگی کشمکش میں ڈالتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، مگر پس پردہ بہار کی سیاست بھی نہایت اہمیت کے ساتھ ابھر رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق نائب صدر کے انتخاب کو عام طور پر رسمی سمجھا جاتا ہے کیونکہ اعداد و شمار میں برسر اقتدار اتحاد کی اکثریت نمایاں ہوتی ہے، لیکن اس بار جنوبی ہند کی سیاست نے انتخابی ماحول کو غیر معمولی رنگ دے دیا ہے۔ تامل اور تیلگو شناخت کے بیچ توازن قائم کرنے کی بحث نہ صرف پارلیمانی گلیاروں میں جاری ہے بلکہ خطے کے عوامی جذبات پر بھی اثر ڈال رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں ایک طرف یہ انتخاب جنوبی ہند کے خطوں کے بیچ نمائندگی کی سیاست کو سامنے لا رہا ہے،
वहीं दूसरी जानिब बिहार का सियासी तासुर भी पस मंजर में मरकजी हैसियत रखता है। बिहार की सियासी जमातें और उनके इत्तेहाद इस मुकाबले को एक वसी कौमी बयानी में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि नायब सदारती ओहदा किसी खित्ते तक महदूद न हो बल्कि मुल्क गिर सियासी तवाजुन और कौमी इत्तेहाद की अलामत बने। सियासी तज्जियाकारों का मानना है कि अगरचे वोटों के हिसाब से नतीजा बड़ी हद तक तयशुदा दिखाई देता है, लेकिन असल लड़ाई नुमाइंदगी और बयानिए की है। इस बार का इंतखाब इस बात का इम्तिहान बन सकता है कि कौमी सतह पर खित्तों की सियासत को किस तरह ऐवान बाला की सरबराही में जगह दी जाती है। महाराष्ट्र के मारूफ किसान लीडर किशोर तिवारी ने एक बार फिर मरकजी वजीर नितिन गडकरी को मुल्क का वजीर आजम बनाने का मुतालबा किया है, जिसने रियासत और कौमी सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। तिवारी ने कहा कि गडकरी की क़यादत में न सिर्फ किसानों के मसाइल हल हो सकते हैं बल्कि मुल्क की मैशियत और बुनियादी ढांचे में भी एक नई सिमत पैदा होगी। किशोर तिवारी ने इल्जाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत ने किसानों के दुख दर्द को संजीदगी से नहीं लिया और ज़री बहरान जो का त्यों बरकरार है। उनके मुताबिक गडकरी वाहिद ऐसे रहनुमा है जिन्हें किसानों का एतमाद हासिल है और जो ज़री पॉलिसी को अमली सतह पर बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि गडकरी की साफगोई और अमली सियासत उन्हें दीगर लीडरों से मुनफरिद बना देती है और यही खुसूसियात उन्हें वजीर आजम के मनसब के लिए मौजू उम्मीदवार साबित करती है। सियासी माहिरीन का कहना है कि अगरचे ये मुतालबा बराह रास्त बीजेपी की अंदरूनी सियासत पर दबाव डालने के मुतरादिफ है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में यह बहस जोर पकड़ रही है कि गडकरी का कद सिर्फ रियासत तक महदूद नहीं रहा बल्कि कौमी सतह पर भी उनकी हामियों की तादाद में इजाफा हुआ है। एनडीए के उम्मीदवार राधा कृष्णन ने नायब सदारती इंतखाब के लिए बाज़ाब्ता तौर पर अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए हैं, जिसके साथ ही मुल्क की सियासत में नई गहमा गहमी देखने को मिल रही है। पार्लियामेंट हाउस में पुरजोश माहौल के दरमियान कई मरकजी वज़रा और इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे उनके साथ मौजूद थे, जिससे उनकी हिमायत के मजबूत इशारे मिले। राधा कृष्णन की नामजदगी एनडीए की सबबंदी को मजीद वजह करती है और ये पैगाम देती है कि बरसर इख्तिदार इत्तेहाद अपनी हिकमत अमली के साथ पुरएतमाद है। मुबसरीन के मुताबिक मौजूदा एदाद-उश-शुमार में एनडीए को ऐवान में वाज़ह बरतरी हासिल है, इसलिए राधा कृष्णन की कामयाबी तकरीबन तय समझी जा रही है। ताहम अपोजिशन जमातों की जानिब से भी अपनी सबबंदी और हिकमत अमली पर गौर किया जा रहा है ताकि मुकाबला सिर्फ रस्मी कार्रवाई न बने बल्कि सियासी बयाने के तौर पर अहमियत इख्तियार करे। सियासी माहिरीन का मानना है कि नायब सदारती इंतखाब अगरचे रस्मी नवियत का होता है मगर उम्मीदवार की शख्सियत और नुमाइंदगी की अलामत मुल्क की सियासत पर असर डालती है। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता पर एक अवामी समात के दौरान हमला किया गया, जिसके बाद सियासी व समाजी हलकों में हलचल मच गई। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब वो अवामी मसाइल सुनने के लिए एक प्रोग्राम में मौजूद थी। अचानक एक शख्स ने उन पर हमला करने की कोशिश की, जिससे वहां अफरा तफरी फैल गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम को हिरासत में ले लिया और रेखा गुप्ता को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। जराये के मुताबिक वजीर आला महफूज हैं और उन्हें किसी किस्म की चोट नहीं आई। ताहम वाकये के बाद माहौल में कशीदगी पैदा हो गई। रेखा गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि अवामी खिदमत के रास्ते में इस तरह की रुकावटें और हमले उन्हें अपने फराइज के अंजाम दही से नहीं रोक सकते। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि वो दिल्ली के अवाम की खिदमत पूरी दयानतदारी से जारी रखेंगे। उधर दिल्ली पुलिस ने हमलावर की शिनाख्त जाहिर नहीं की, लेकिन ये बताया कि मुलजिम को हिरासत में लेकर मजीद पूछगछ की जा रही है। इस वाक़े ने एक बार फिर अवामी नुमाइंदों की सिक्योरिटी के हवाले से सवालात खड़े कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने महकमा सयाहत कश्मीर के अकाउंट सेक्शन में सरकारी रुकूम के खुर्द और हिस्सास सरकारी सॉफ्टवेयर जैन के पेसेस में हेर फेर के बड़े मालियाती घोटाले का पर्दाफाश करते हुए बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया है। तर्जुमान एसीबी के मुताबिक एक तहरीरी शिकायत मौसूल होने पर इब्तिदाई इंक्वायरी की गई, जिसमें यह इंकशाफ हुआ कि महकमा में तैनात मुलाजमीन ने बाहमी साजबाज के तहत सरकारी निजाम में हेराफेरी करके सरकारी रुकूम अपने और करीबी रिश्तेदारों के बैंक खातों में मुंतकिल किए हैं। तहकीकात में मजीद ये बात सामने आई कि मुलजिमान ने अपने ओहदों का गलत इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से गठजोड़ कर गैर कानूनी माली फायदे हासिल किए। उनके इकदामात बदनवानी और जालसाजी के जुमरे में आते हैं, जिसके तहत उन पर इंसदाद बदनवानी एक्ट 1988 की दफात 7, 13(1)A, 13(2) के अलावा ताज़रात हिंद की दफात 120, 420B और 467 के तहत मुकदमा कायम किया गया है।
सीनियर सियासतदान और साबिक रुकन पार्लियामान तारिक हमीद कर्रा ने मरकजी हुकूमत के हालिया इकदामात पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि यह सूरत हाल न सिर्फ मायूस कुन बल्कि इंतहाई तशवीशनाक भी है। उन्होंने कहा कि जहां जम्मू कश्मीर के अवाम बरसों से रियासती दर्जा की बहाली की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वही हुकूमत उल्टा वज़राए आला और वज़रा के इख्तियारात को महदूद करने और उन पर मजीद दबाव डालने की पॉलिसी अपना रही है। तारिक कर्रा के बकौल ये तर्ज हुक्मरानी दरअसल जमहूरी ढांचे को मजीद कमजोर करने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि किसी भी वफाकी ढांचे में अवामी नुमाइंदों को बाख्तियार बनाने की जरूरत होती है ताकि वो अवामी मसाइल को मौसर तरीके से हल कर सकें, लेकिन यहाँ उसके बरक्स वज़राए आला और वज़रा को शिकंजे में कसा जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इकदाम न सिर्फ जमहूरियत के बुनियादी उसूलों के मुनाफी है बल्कि अवाम के एतमाद को भी मजरूह करते हैं। कर्रा ने मरकज से मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर के अवामी जज्बात का एहतराम करते हुए रियासती दर्जे की फौरी बहाली और नुमाइंदा हुकूमत को बाख्तियार बनाने के लिए अमली इकदाम किए जाए। जम्मू कश्मीर के जिला कश्तवाड़ के चसोती गांव में 14 अगस्त को माता मछिल यात्रा के दौरान पेश आए तबाहकुन बादल फटने के वाक़े को 6 दिन गुजरने के बावजूद सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। उस हादसे ने अब तक 61 कीमती जानें निगल ली हैं, जबकि मुतअद्दिद अफराद अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए अहले खाना और रेस्क्यू टीमें मुसलसल कोशां हैं। रवि कुमार नामी शख्स जो जम्मू से कश्तवाड़ पहुंचे हैं ने मीडिया को बताया कि वो अपनी बहन और दीगर अहले खाना की तलाश में है। उनके मुताबिक बादल फटने के साने में उनकी बड़ी बहन जाँ बहक हो गई, जबकि बहन के बच्चे, सास और दीगर रिश्तेदार अब भी लापता हैं। हमने जीएमसी जम्मू और कश्तवाड़ इंतजामिया से राब्ता किया ताकि सर्च ऑपरेशन की ताजा सूरत हाल जान सके। उन्होंने गमजदा लहजे में कहा, इस वसी रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआईएसएफ, भारतीय फौज और मकामी इंतजामिया शामिल है, जो 7वें रोज भी लाशों और मुमकिना जिंदा मुतासरीन को तलाश करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।